नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, आज के शिक्षक कार्यक्रम में मैं भारत की जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 के संबंध में कहना चर्चा करूंगा। साथियों, प्रत्येक खंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, चार्ज अधिकारी के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और जिला जनगणना पदाधिकारी के द्वारा शिक्षकों के संबंधी डेटा को मांग प्रारंभ कर दिया गया है। जो जनगणना कार्य हेतु आपके कार्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिका हैं और कैसे हैं, उनकी सूची आप उपलब्ध करावें। प्रत्येक प्रकार के शिक्षक, सभी शिक्षक। तो साथियों, सबसे पहले मैं इस संबंध में चर्चा करने से पहले मैं इसके पृष्ठभूमि पे थोड़ी सी झलकियां दे दूं कि जनगणना कब प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ और कैसे प्रारंभ हुआ, और भारत की जनगणना जो है सो इसका विश्व में क्या स्तर है, और इस बार 2027 में जो ये जनगणना होगा वो किस स्तर का जनगणना होगा, किस रूप में हो। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बिहार सरकार के कर्मी हो या भारत सरकार के कर्मी हो, किसी भी सरकार के कर्मी हो, अगर उन्हें जनगणना की ड्यूटी मिलती है प्रगणक कार्य में या पर्यवेक्षक कार्य में, तो वो अपने आप को गौरवान्वित समझें, सौभाग्यशाली समझें कि मुझे यह राष्ट्रहित का कार्य दिया गया है। इससे बड़ा कोई राष्ट्रहित नहीं हो सकता है। यह राष्ट्रीय कार्य है। इसे अपने बड़े मन और उत्साह से इसे करने की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं चलता हूं। सबसे प्रथम बार यह जनगणना कब प्रारंभ हुई। साथियों, सन 1871 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना यह प्रारंभ हुई, भारत की जनगणना। परंतु वो एक साथ सभी राज्यों में नहीं हो पाया था। सन 1871 में, सन 1882 में जो जनगणना हुई वो एक साथ भारत के सभी राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों या बड़े बड़े जो भी प्रांत थे उस समय के, उसमें प्रारंभ हो गया एक साथ 1872 में। साथियों, उस समय से लगातार ये प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना का कार्य किया जाता है, और उस समय से लगातार चलते चलते 2011 में आके 11 तक जनगणना हुई निर्बाध रूप से, और 11 के बाद 21 में 2021 में जनगणना होना था। परंतु कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण यह जनगणना नहीं हो पाया और वहां वो रुक गया। साथियों, यह जनगणना 1872 से चलते चलते अभी तक की जनगणना जो है, यह आजादी के शुरू से लेके अभी तक 150 वर्षों के जनगणना के इतिहास में ये 16वीं जनगणना है। जनगणना का इतिहास 150 वर्षों का इतिहास है, जिसमें ये 2027 जनगणना जो होगा 2027, वो 16वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देश की आजादी मिलने के बाद, यह जनगणना 8वीं जनगणना है। यह देश की 8वीं जनगणना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 की जो जनगणना होगी वो आधुनिक ऐप से होगी, मोबाइल से होगी। इस पे यानी कागजातों की कमी रहेगी। इसमें बहुत सारे कागजात जो होते हैं
उसकी कमी रहेगी। ये मोबाइल ऐप HLO के माध्यम से, ये एंड्रॉयड फोन जो होता है उससे माध्यम से, और ये है क्या कि इसमें 100 गणना भी इसमें होगी, इसमें 100 गणना भी होगी। और साथियों, एक बात हम भूल गए, यह भारतीय संविधान के संघ सूची के 246वें संशोधन में है, 246वें में है, और अनुच्छेद 69 में यह वर्णित है। और यह जनगणना 1948 के अधिकारों, प्रावधानिक अधिकारों के आधार पर यह जनगणना का कार्य किया जाता है। अब हम चलें कि जनगणना क्यों आवश्यक है, जनगणना क्यों हो, जनगणना का कार्य क्यों होता है। तो साथियों, जनगणना जो है सो हमारे देश के लिए या राज्य के लिए या पंचायत के लिए या ग्राम के लिए या वार्ड के लिए, एक तरह से कहें तो हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनगणना आवश्यक है। क्योंकि इसी जनगणना के आधार पर हम हमारे देश का, चाहे वह आर्थिक बजट हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, न्यायिक हो, या विभिन्न तरहों की, सबसे प्रथम तो पंचायत स्तर से लेके संसद स्तर तक का जो चुनाव का जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुनाव होता है, उस चुनाव का परिसीमन भी इसी आधार पे किया जाता है। यानी लैंगिक विषमता की जो समस्या होती है, भाषाओं की जो समस्या है, यानी हम कहें तो होल एंड सोल राष्ट्र के विकास के लिए जनगणना अत्यंत आवश्यक है। इसी जनगणना के आधार पर हमारा हर एक चीज का बजट बनता है, 10 वर्षों का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है इसी जनगणना के आधार। तो साथियों, 2027 का जो जनगणना होगा, यह जनगणना एक अपने आप में एक अलग जनगणना हो। वैसे भी भारत की जो जनगणना है, यह विश्व के सभी जनगणनाओं से अलग है, इसका एक अलग स्थान है। विश्व में के जितने देश हैं, उन देशों में जो जनगणना होती है, उन देशों के जनगणना से अलग पद्धति से ये जनगणना की जाती है। साथियों, ये जनगणना 2 चरणों में प्रारंभ होगी। प्रथम चरण मकान सूचीकरण का, उसके बाद द्वितीय चरण आपके संपूर्ण विवरणी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कार्य करने के लिए परगणक और पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण रीढ़ इसके होते हैं। जनगणना कार्य करने के लिए परगणक और पर्यवेक्षक जो होते हैं, इसके महत्वपूर्ण रीढ़ होते हैं। जनगणना का प्रथम चरण जो होगा वो मकान सूचीकरण होगा। उस मकान सूचीकरण में अप्रैल से सितंबर माह तक मकान सूचीकरण का समय अवधि दिया गया है, जो अप्रैल माह से लेके सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ कर लिया जाए। और 2027 में हिमच्छादित क्षेत्रों में, जहां जहां हिमच्छादित क्षेत्र है, बर्फबारी होती है, उस राज्यों को छोड़कर, उस क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में फरवरी और मार्च के अंत तक अन्य डिटेलें जो बचा हुआ है गणना करने का, वो 2027 में पूर्ण कर ली जाएगी। साथियों, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे
कि इसमें परगणक की जो भूमिका होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परंतु इस बार सरकार आधुनिक ऐप के द्वारा, मोबाइल HLO ऐप के द्वारा, एंड्रॉयड फोन से भी जनगणना का कार्य प्रारंभ कराने का प्लान किया है, निश्चय किया है। उससे भी होगा। उसमें यह है कि स्वगणना भी व्यक्ति अपने से वो जो ऐप है उस ऐप पे जाके कर देंगे और पर्यवेक्षक और प्रगणक की यह दायित्व होगी जो उनके ऐप पे जो वो वर्णित तथ्य आए हैं उसका सत्यापन वो लोग कर लेंगे। ये यानी उसको कहें तो जनगणना को सरल बनाया गया है, एकदम सरल और लचीला बनाया गया है, जिससे सावधानी पूर्वक, आसानी पूर्वक हम इस कार्य को कर सकते। साथियों, अगर बहुत से बहुत शॉर्ट में किया जाए फिर भी जनगणना संबंधी कार्य पे व्याख्यान करना या चर्चा करना 10 से 15 दिन लगेंगे, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट करें तो। और इसे बारीकी से एक एक बिंदु पर बारीकी से गौर किया करने के बाद इस पर चर्चा की जाती है। तो साथियों, आज से मैं जनगणना 2027 पे ही परिचर्चा में आता रहूंगा और बीच बीच में भी शिक्षक परिचर्चाएं होता रहेगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जनगणना 2027 की परिचर्चा को अवश्य सुने, देखें, समझें और प्रत्येक खंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड विकास चार्ज पदाधिकारी के द्वारा ये इनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। ये प्रथम सबसे पहले तो आपके विद्यालय में, आपके कार्यालय में कितने कर्मी हैं उनकी डेटा उपलब्ध कराई गई है, करवाने की मांग की गई है, जिसको मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं और उसका जो कंप्यूटरकृत प्रोफार्मा है और नीचे में प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण करने का है, प्रमाणित करने का है कि मेरे विद्यालय में इतने कर्मी हैं, मेरे कार्यालय में इतने कर्मी हैं, मेरे विद्यालय में इतने शिक्षक हैं, उनमें मैंने सभी का नाम दे दिया और उसमें वो सूची जो है उस सूची में आप शिक्षक की कोटि क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, टीचर ID क्या है, अगर कोई शिक्षक छुट्टी में है तो लंबे छुट्टी में है तो लंबे छुट्टी का कारण क्या है, उनकी योग्यता क्या है, इन सारी चीजों की विस्तृत विवरणी है। वो हर एक जिले के जनगणना अधिकारी के द्वारा मांग की गई है और हर एक अंचल में, हर एक प्रखंड में इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो साथियों, मैं पुनः अगले चरण में मिलूंगा, अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।